लास्ट वीडियो में हम मार्केट यूनिट से मोनोपोली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मोनोपोली का ओवरव्यू ले लिया था, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया था और मोनोपोली के क्या क्या फीचर्स होते हैं और मोनोपोली मार्केट सिचुएशन होने के क्या क्या कारण रहते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम मोनोपोली को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम आज के वीडियो में मोनोपोली मार्केट के अंदर कैसे प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है उसको देखेंगे। शॉर्ट रन में कैसे होता है, लॉन्ग रन में कैसे होता है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, उसको हम समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट और इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो वही पॉइंट होता है जहाँ पे ऑप्टिमम प्राइस लेवल होता है और ऑप्टिमम आउटपुट होता है और फर्म वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन करना दोनों एक ही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही बेस्ट प्राइस लेवल होता है और बेस्ट आउटपुट होता है और जो फर्म होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। अंडर मोनोपोली फॉर द इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन विच आर, तो दो कंडीशन है, MCMR मेथड है और TCTR मेथड है। तो MCMR मेथड तो हम जो लास्ट दो मार्केट सिचुएशन से डिस्कस करते आ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, वही दो कंडीशन है कि MC और MR दोनों इक्वल हो और MR कर्व को MC को बिलो से कट करे। वही कंडीशन है, सेम है, जिसको हम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो डायग्राम बनाएंगे वो इसी अप्रोच के थ्रू बनाएंगे, MC और MR अप्रोच से। सेकेंड जो मेथड है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, TC और TR मेथड। इसके अंदर क्या होगा, दो कंडीशन होगी इसके अंदर की, TR और TC के बीच में गैप मैक्सिमम हो और जब गैप मैक्सिमम हो तो TR कर्व ऊपर की तरफ हो और TC कर्व नीचे की तरफ हो, तो ऑप्टिमम लेवल पे एक फर्म आ जाएगी या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। इसको हम रीड करते हैं अप्रोच को, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, मोनोपोलिस्ट कैन अर्न maximum profits when difference between TR and TC is maximum by fixing different prices. A monopolist try to find out the level of output where the difference between TR and TC is maximum. तो जो जहाँ पे दोनों के बीच गैप मैक्सिमम होगा वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। This level of output where monopolist earn maximum profit is called the equilibrium situation. This can be explained with the help of diagram. Diagram को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। In diagram, TC is total revenue curve, TC is total cost curve, TR is the total revenue curve. TR curve starts from the origin. It is indicated that at zero level of output, TR will be also zero. मतलब अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो TR तो जीरो रहेगी। जब जैसे सेल होगी तभी TR से स्टार्ट होगी। TC कर्व स्टार्ट फ्रॉम P कर्व से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि TC कर्व क्या है कि कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिक्स कॉस्ट तो होती है, तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का भी पार्ट होता है। तो जीरो लेवल पर आउटपुट होता है तब भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट के रूप में कॉस्ट का इनकर होती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ शुरू होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है वो जीरो प्रोडक्शन लेवल पे भी होता है। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी जो एक्सिस होता है उससे थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है, मतलब प्रोडक्शन नहीं भी हो तो थोड़ा कॉस्ट तो फर्म को बियर करना ही पड़ेगा। इट रिफ्लेक्ट दैट इवन इन द फर्म डिसकंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन इट विल हैव टू सफर द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय TP कर्व। इट शोइंग दैट इनिशियली फर्म इज फेस्ड विद द नेगेटिव प्रॉफिट। नाउ एज द फर्म इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन TR आल्सो इंक्रीज, बट इन द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ इंक्रीज इन TR इज लेस देन TC। अपन कंटिन्यू पहले इसको रीड ही कर लेते हैं, फिर इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। Therefore, the first part of TP curve reflects the firm is incurring loss. At point A, total revenue is equal to total cost. It shows that firm is working under no profit, no loss basis. Point A is called the break-even point. इस पॉइंट की बात हो रही है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। When firm produce more than point A, TR will be more than TC. TP curve also slopes upward. It shows that the firm is earning profit. Now as the TP curve reach point M, then the firm will be earning maximum profit. This amount of output will be termed as equilibrium output.
अब हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम के अंदर क्या है कि ये जो है OY एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट और रेवेन्यू के हमारे कर्व है, और OY एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू के कर्व है, और OX एक्सिस पे प्रोडक्शन है या नंबर ऑफ क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है। अब देखो ये जो है कर्व जो O एक्सिस के O पॉइंट से चल रहा है, ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। और ये जो कर्व है जो थोड़ा सा O पॉइंट से ऊपर से चल रहा है, क्यों, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है। तो फिक्स कॉस्ट में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। अगर हम प्रोडक्शन देखो जीरो भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, प्रोडक्शन में कुछ जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इनकर्ड होगी। तो ये हमने अभी रीड किया था कि कुछ फिक्स कॉस्ट का पार्ट है वो लगना ही लगना है, अगर प्रोडक्शन हो या ना हो तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी। और फिक्स कॉस्ट अभी क्या है, दोनों के बीच गैप तो है, यहाँ पे भी जाके गैप ज़्यादा हो जाएगा। देखो जब हम लास्ट में चल जाते हैं इन दोनों के कर्व के, यहाँ गैप बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम गैप तो यहाँ पे होगा। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन भी क्या दी कि जब किसी कर्व नीचे हो TR कर्व, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है क्योंकि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। यहाँ पे आके दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो फर्म को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। नीचे हमने प्रॉफिट का कर्व भी बना रखा है TR कर्व, तो यहाँ पे तो क्या है, लॉस है, जीरो प्रोडक्शन लेवल है, यहाँ पे लॉस है। फिर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाई, ये जो Q1 आया ये क्या आ गया, Q1 हमारे आ गया ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस है। इससे भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट आया है Q2, इस प्रोडक्शन लेवल पे आउटपुट लेवल पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब TRTC में यहाँ पे गैप मैक्सिमम है, तो ये जो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगी। तो OQ क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ आगे जाके भी गैप बढ़ रहा है, लेकिन गैप बढ़ना वहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो गैप बढ़ेगा लेकिन है ना वो क्या होगा, जिसमें TC कर्व ऊपर होगा तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। और यहाँ से आगे हम Q2 से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होने लग जाता है। जब प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो हमको इससे आगे प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो ये TRTC मेथड था जिससे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझा। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच तो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन हो गया या मोनोपोलिस्टिक मार्केट हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर भी MCMR मेथड था, और ठीक इसी तरह से इसी में भी MCMR मेथड फंक्शन करेगा। दो कंडीशन होगी, बिलो से कट करें और दोनों इक्वल हो। तो इसका हम डायग्राम नहीं ले रहे, इसका हम डायरेक्ट शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली में कैसा होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, शॉर्ट पीरियड रेफर टू दैट पीरियड इन विच मोनोपोलिस्ट हैज टू वर्क विद ए गिवन एग्जिस्टिंग प्लांट। In other words, the monopolist cannot change the fixed factor like plant, machinery, etc. in the short period. Monopolist can increase his output by changing the variable factor. In this period, the monopolist can enjoy supernormal profit, normal profit, and sustained losses. तो मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाता हुआ क्योंकि एक ही सेलर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सुपर नॉर्मल भी प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग रन में तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा, क्योंकि वो अपने सप्लाई को इस तरीके से सेट कर लेगा कि वो कुछ प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर सरप्लस तो कंज्यूमर के पास रहने नहीं देता। तो वो क्या होता है कि वो इस तरीके से सप्लाई सेट करता है कि उसकी हमेशा प्राइस क्या होती है, कॉस्ट से थोड़ी ऊपर होती है, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। और शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर को वो क्या होता है चेंज नहीं कर पाता है। कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, प्लांट मशीनरी जैसे, उसको चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन जो वो प्राइस डिसाइड करता है वो लॉन्ग रन के हिसाब से डिसाइड करता है। अब वो कहता है कि नहीं मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम उसकी कैपेसिटी नहीं होती, स्टार्टिंग में शॉर्ट पीरियड में उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उस प्रोडक्शन लेवल पे कम काम कर रहा था। तो उस टाइम क्या होता है, कम काम करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसकी वहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल उसको मिले नहीं और उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो कम क्वांटिटी बना रहा है, तो उस केसेस में उसको लॉस भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ऐसी भी सिचुएशन हो कि वो ज़्यादा बेनिफिट में ज़्यादा चार्ज कर रहा है, क्योंकि अभी उसके जो आउटपुट लेवल है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऐसा हो कि वो ज़्यादा चार्ज कर रहा हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट भी हो। कंडीशन है कि उसकी सप्लाई कितनी होगी, क्योंकि वो सप्लाई फिक्स रहेगी, जो सिचुएशन होगी वो फिक्स रहेगी, शॉर्ट टर्म में वो चेंज नहीं कर सकता है।
तो पहली सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। इफ द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट इज मोर देन AC, ही विल गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस अप द लेवल where MC equal MR. This limit will indicate equilibrium output. In diagram, output is measured on OX axis, on X axis and price on Y axis. AC and MC are the short-term average cost and marginal cost curve, while AR or MR are the average revenue or marginal revenue curve respectively. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर वो ऐसी प्राइस डिसाइड कर दे कि उसकी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। ये इसका डायग्राम है, हमने इसमें पहले ही रीड कर लिया। एक्स एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है, और ओ एक्स एक्सिस पे कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट है। अब डायग्राम जो है ये मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमने डिस्कस किया था, वैसे ही मोनोपोली का डायग्राम है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, या हम इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ज़्यादा होती है क्योंकि इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होती है। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। वही दो कंडीशन है, MC कर्व MR कर्व को बिलो से कट करें तो यहाँ पे Q आ जाएगी, आपकी आउटपुट लेवल आ जाएगा। और यहाँ से जब ये AR कर्व को हम OY एक्सिस की तरफ हम वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस लेवल आ जाएगा। पैरेलल जब लाइन लेंगे B पॉइंट से तो प्राइस लेवल आ जाएगा। तो इसमें क्या प्राइस चार्ज करेगा, OP प्राइस चार्ज करेगा, जबकि कॉस्ट उसकी OC ही है, तो इसको क्या हो जाएगा, PBAC प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम रीड कर लेते हैं। द मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E बिकॉज एट पॉइंट E बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड, दैट इज MR इक्वल टू MC। ये E पॉइंट हो गया, MC इक्वल टू MR हो गया, और यहाँ से बिलो से भी कट कर रहा है। and MC intersect the MR curve from below, तो दोनों कंडीशन हो गई। at this level of equilibrium the monopolist will produce OQ level of output and sell it at BQ price। BQ प्राइस ये वाली है, BQ बोलो या OP बोलो एक ही बात है, या तो आप BQ ले लो क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही है, दोनों लाइन। which is more than average cost AQ। AQ कॉस्ट कितनी बता रहे हैं, ये AQ बोलो या OC बोलो, ये दोनों इक्वल है। तो इतनी कॉस्ट आ रही है, AQ कॉस्ट आ रही है, और प्राइस कितनी चार्ज कर रहा है, BQ। तो ये क्या हो गया, BA क्या हो गया इसका, तो यहाँ पे लिखा विच इज मोर देन एवरेज कॉस्ट AQ बाई BA पर यूनिट। तो BA क्या हो गया पर यूनिट, वो इतना ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रहा है। देयरफॉर इन दिस केस टोटल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल बी इक्वल टू शेडेड एरिया PBAC। तो ये क्या हो गया, उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट रन में वो प्राइस तो लॉन्ग रन में ही फिक्स करता है, लेकिन शॉर्ट रन में जो प्राइस होती है हो सकता है कि वो कॉस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकता है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, जो प्राइस ऐसा डिसाइड करे जो कॉस्ट के बराबर ही हो, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। और उस केस में क्या है, शॉर्ट रन है तो वो अपनी कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, इस वजह से हो सकता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करे। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ए मोनोपोलिस्ट इन द शॉर्ट रन वुड एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। वी नो दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्लूसिव बाय नॉर्मल प्रॉफिट। दिस सिचुएशन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में है AC और AR बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। इन डायग्राम द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। Here marginal cost is equal to marginal revenue. The firm is producing OQ level of output. At OQ level of output, average cost curve touch the average revenue curve at point A. A पे पॉइंट पे कर्व कर रहा है, तो ये OP प्राइस हो गई और यही कॉस्ट हो गया। तो क्या हो गया, कॉस्ट और प्रॉफिट बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। Therefore at point P, price OP is equal to average cost of the total product. In this way, monopoly firm enjoy the normal profit। तो इसमें क्या कॉस्ट और प्रॉफिट इक्वल है, ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। फिर है मिनिमम लॉसेस। इन शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट में हैव टू इनकम लॉसेस। लॉसेस कब होता है, जब उसकी प्राइस तो वो लॉन्ग रन के हिसाब से रख लेता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा जब हमारे कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता तो उसको लॉस भी इनकम करना पड़ सकता है। इसको भी हम रीड कर लेते हैं। इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट में हैव टू इनकम लॉसेस। दिस सिचुएशन occurs if the short run price fall below the variable cost. In other words, if the price fall due to depression and fall in demand, the monopolist will continue to produce as long as price covers the average variable cost once the price fall.
तो कब तक करना शॉर्ट रन में करता रहेगा, जब तक इसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो एक्सपेंसेज है वो मीट आउट हो जाएंगे। मतलब कुछ पार्ट जो है फिक्स कॉस्ट का अर्न हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट अर्न हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन चालू रखेगा भले ही लॉस हो रहा है। लेकिन जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि वेरिएबल कॉस्ट ही वो एक्सपेंसेज उसके निकल रहे हैं प्रोडक्शन करने से या सेल करने से, तो भी वो प्रोडक्शन वो क्या पॉइंट होगा, शटडाउन पॉइंट होगा। और जब उसका ऐसा हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे भी मीट आउट नहीं हो रहे, तो वो शटडाउन कर देगा। जो वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चे जब तक निकल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, शटडाउन पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मोनोपोली विथ स्टॉक प्रोडक्शन, thus a monopolist in the short term equilibrium has to bear the minimum loss equal to fixed cost. Therefore the equilibrium price will be equal to average variable cost. This situation can also be explained with the help of diagram. तो डायग्राम क्या है, लॉस का है। लॉस क्यों, इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसकी प्राइस है जो उसको वो प्राइस लेवल रखना पड़ रहा है क्योंकि उसी पे डिमांड आ रही है। तो वो क्या करता है, प्राइस लेवल हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो रखे जो कॉस्ट से भी कम हो, लेकिन वो इतना कम नहीं रखेगा कि वेरिएबल एक्सपेंसेज के भी खर्चे मीट आउट नहीं हो पाए। तो उस केस में तो प्रोडक्शन बंद ही कर देगा। लेकिन ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, एवरेज कॉस्ट से जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है तो उसको लॉस इनकर करना पड़ता है। इन डायग्राम मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। At point E, marginal cost is equal to marginal revenue and he produce OP level of output. At OP level of output, equilibrium price fixed by the monopolist is OP. At OP price, AC is about the AR curve at point B. तो इसमें क्या हो गया, ये जो है ये शेडेड एरिया है वो लॉस इनकर करेगा। The firm is not cover average cost from the prevailing price. At OP price, firm will bear loss, that is PCBA. ये PCBA क्या हो रहा है, लॉस इनकर कर रही है। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में सारे सप्लाई के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर पाता है सप्लाई को, क्योंकि जो प्रोडक्शन के जो सारे फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। तो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी का वो हिस्सा वो प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है कि वो प्राइस ऐसी चार्ज कर पाए, क्योंकि वो मोनोपोली तो है ही है। तो वो इतनी लेवल पे सप्लाई करेगा कि वो प्राइस जो है वो कॉस्ट के ऊपर रख सके और कंज्यूमर के पास कोई सरप्लस नहीं छोड़े। तो उस केस में क्या होगा, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। इसको हम रीड कर लेते हैं। लॉन्ग रन इज द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, all variable factor can be changed and monopolist would choose that the prime size which is most appropriate for a specific level of demand. Here equilibrium would be attained at that level of output where the long run marginal cost cut marginal revenue curve from below. This can be shown with the help of diagram. diagram में वही है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो कि MC MR कर्व को बिलो से कट करे और दोनों वहाँ पे जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, वो ऑप्टिमम लेवल होता है आउटपुट का और प्राइस का। तो इसमें तो सप्लाई को इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा, क्योंकि सप्लाई जो होती है उसके पूरे कंट्रोल में होती है। फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है, सप्लाई करने वाला वो सिंगल पर्सन होता है, तो सप्लाई पे तो उसका कंट्रोल रहता ही है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। अब इस डायग्राम में क्या है, इन द डायग्राम मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट ओपी लेवल ऑफ आउटपुट। At OP level of output, marginal revenue is equal to long run marginal cost and the monopolist fix OP price. OP price fix की है, OC is the long run average cost, price OP being more than long run average cost, that is OC, which fetch the monopolist supernormal profit. Accordingly, the monopolist earn OP minus OP क्या है, price minus OC cost है और CP supernormal profit per unit वो earn करेगा। His total supernormal profit will be equal to shaded area CPBA. तो ये तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में उसका इक्विलिब्रियम था। अब इफेक्ट ऑफ मोनोपोली क्या होते हैं, कुछ इसके गुड इफेक्ट भी है, कुछ बैड इफेक्ट भी है। पहले हम गुड इफेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ए गुड इफेक्ट ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है, एक ही फर्म होती है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करती है, तो उसके क्या होते हैं, उसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के क्या फायदा होते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट कम आती है तो वो जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको भी एक फेयर वैल्यू पे वो कमोडिटी अवेलेबल हो जाती है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सेकंड है लो सेलिंग कॉस्ट। जब एक ही सेलर है तो उसको ज़्यादा पब्लिसिटी की भी नीड नहीं है, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग पे एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसके वो खर्चे कम होंगे। अगर खर्चे ज़्यादा होंगे मार्केटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट का पार्ट बढ़ेगा और जो कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो मोनोपोलिस्ट के अंदर तो क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट बड़ा फैक्टर होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर तो
तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे कारों के लिए थे, सॉफ्ट के लिए थे, तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट और कारों में क्या होता है खूब सारी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इस केस में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती है तो कॉस्ट भी कम आती है। थर्ड है इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उसको जब वो एक ही कॉम्पिटिटर है और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सिंगल सेलर है, तो वो क्या रिसर्च पे और डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि उसे मार्केट में बना रहना है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं आने से, तो रिसर्च वगैरह पे काफ़ी खर्च करने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है जब वो रिसर्च पे करेगा तो और अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। फोर्थ है पब्लिक यूटिलिटीज़, जो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी ले लो, वाटर की सर्विसेज ले लो, तो ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये पब्लिक यूटिलिटीज़ है। इसमें अगर मोनोपोली हो, गवर्नमेंट चला रही हो, तो क्या होगा, हमको बहुत ही फेयर प्राइस पे, ये जो नॉमिनल प्राइस पे हमको वाटर मिल जाता है, पीने का पानी मिल जाता है, और जो भी हम और काम के लिए भी पानी यूज़ करते हैं तो हमको बहुत मिनिमम प्राइस पे मिल जाता है, तो उसमें मोनोपोली होना अच्छा है। बैड इफेक्ट ऑफ मोनोपोली भी है। अब इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, तो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है कंज्यूमर का, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है, उसकी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसमें क्या होता है कंज्यूमर के पास कुछ भी ना वो सरप्लस नहीं छोड़ता है, तो कंज्यूमर का एक तरीके से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। सेकेंड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर को भी क्या होता है, वर्कर के पास भी वो मोनोपोली होता है और उसके पास पावर होती है, तो वो क्या होता है, लेबर वगैरह के पास ऑप्शन नहीं रहता, क्या कंपटीटर के पास चले जाए या दूसरे, इंडस्ट्री एक ही रहती है, तो इंडस्ट्री में वहीं रहना है, तो उसका भी क्या होगा, वर्कर को वहीं काम करना पड़ेगा। उस केस में भी वर्कर का भी क्या होता है, लेबर का शोषण करने की पोजीशन में मोनोपोली जो फर्म होती है वो उस पोजीशन में रहती है कि वर्कर का शोषण कर सके। थर्ड है नो इंसेंटिव फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो रखता ही नहीं है, क्योंकि उसको कॉस्ट कटिंग कंपटीशन है ही नहीं कि उसका कंपटीटर कम प्राइस पे बना लेगा, तो क्या होता है, एफिशिएंसी से वो वर्क करने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं है कि वो एफिशिएंसी से वर्क करे, क्योंकि उसका कंपटीटर तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, एफिशिएंसी नहीं लाएगा, उसका सारा बर्डन कहाँ पे पड़ेगा, लास्ट में कंज्यूमर पे रहेगा। इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, तो इक्वलिटी में कमी आती है, क्योंकि ना एक के पास ही सारा कंट्रोल रहता है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है, तो उसमें क्या होता है, समानता में कमी आती है। फिफ्थ है पॉलिटिकल करप्शन एंड ब्राइबरी। जब ऐसी सिचुएशन होती है, किसी को मोनोपोली एग्जिस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको हटाए, जब गवर्नमेंट नहीं हटा रही है तो क्या हो रहा है, करप्शन की वजह से उसको नहीं हटा रही है, उसको मोनोपोली पावर दिया हुआ है, तो मोनोपोली क्या होता है, करप्शन को भी बढ़ावा देता है। सिक्स है फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस। मोनोपोली के हाथ में क्या होता है कि वो प्राइस को कभी भी एडजस्ट कर सके। अब देखो कभी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस कम नहीं करे, हो सकता है वो बढ़ा दे, क्योंकि लोगों को अगर किसी चीज़ की ऐसा होता है कि नीड एकदम से ज़्यादा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है मार्केट में, तो उस टाइम क्या करता है, वो प्राइस उल्टा बढ़ा देता है या कभी सप्लाई रोक देता है, तो प्राइस में तब उसका सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन कर करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के भी चांस रहते हैं। तो ये जो थे बैड इफेक्ट थे। अब मोनोपोली को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एंटी मोनोपोली लॉ ला सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना दे कि भाई ये इंडस्ट्री है तो इसमें कोई भी ज़्यादा 40% से ज़्यादा इसलिए लेवल ऑफ आउटपुट उसका फिक्स कर दे, तो उस केस में भी ऐसा गवर्नमेंट लॉ ला सकती है। सेकेंड है प्राइस इन प्रोडक्शन कंट्रोल। गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर दे कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस कमोडिटी की इतनी प्राइस होगी। अगर पब्लिक यूटिलिटी इसकी चीज़ है तो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर सकती है। क्रिएशन ऑफ फेयर कंपटीशन। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला सकती है कि सबके लिए कंपटीशन के बराबर अपॉर्चुनिटी रहे, फेयर मार्केट में फेयर कंपटीशन हो। फोर्थ है सोसाइटी शुड बी इग्नोर मोनोपोलिस्ट। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बढ़ती है तो सोसाइटी, हमारे अंदर जन चेतना होनी चाहिए कि हम उसकी कमोडिटी को हम बाय नहीं करें, हम क्या करें उसको अवॉइड करें। तो ऐसे भी हम मोनोपोलिस्ट जो सिचुएशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिफ्थ है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट ऑनरशिप। गवर्नमेंट अगर ऐसी है राष्ट्रवाद वाली गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी, किसी के हाथ में भी पावर नहीं जाने देगी। गवर्नमेंट खुद उस इंडस्ट्रीज को ना अपने हाथ में ले लेगी, उसका राष्ट्रीयकरण कर देगी। ऐसे केसेस में भी मोनोपोली से हम बच सकते हैं। तो ये आपका मोनोपोली डिस्कस था, मोनोपोली का चैप्टर था जो हमने अभी डिस्कस किया। और आगे के वीडियो में हम और मार्केट सिचुएशन लेंगे जिसमें मे बी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लेंगे। और ये आप लोगों के असाइनमेंट है मोनोपोली के। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।